हेलो बच्चों, देखिए आज क्लास 11th में गणित में हम आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशंस समीकरण का सिद्धांत, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ही भाग है। क्यों? कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर दो भागों से मिलकर बना है, समित संख्या और द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण आप लोग हाई स्कूल में पढ़ी आए हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार पढ़ाने का प्रयास आपको करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का भाग तो आपका समाप्त हो गया समित संख्या का, किंतु इसका जो सेकेंड भाग है उसे हम पढ़ाने आपको आज जा रहे हैं, समीकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन, इसमें सबसे पहले हम समीकरण के सिद्धांत में चर तथा अचर के बारे में अध्ययन करेंगे। चर तथा अचर के बारे में ध्यान दें। चर तथा अचर हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, जूनियर में पढ़ा है कि चर संख्याएं वे संख्याएं जिनका संख्यात्मक मान विभिन्न परिस्थितियों में बदलता रहता है, चर संख्याएं कहलाती हैं। बदलता रहता है, बदलने से ही आप फर्स्ट ईयर में थोड़ी सी परिभाषा अलग कर देंगे। क्या लिखेंगे? परिवर्तनशील राशि को, परिवर्तनशील राशि को चर कहते हैं, जिसका परिवर्तन हो। परिवर्तन मीन्स बदल जाए। तो कक्षा 6 में क्या पढ़ा था बेटा? वे संख्याएं जिनका संख्यात्मक मान विभिन्न परिस्थितियों में बदलता रहता है या बदलता है, चर संख्या कहलाती हैं। अब इसी चर को हम इक्वेशन ऑफ थ्योरी के अंतर्गत समीकरण के सिद्धांत के अनुसार इसकी परिभाषा हम क्या पढ़ेंगे कि परिवर्तनशील राशि को हम चर कहते हैं। चर संख्या को, चर राशि को अंग्रेजी वर्णमाला के एक्स वाई जेड टी डैश डैश इन अक्षरों से लिखा जाता है। चर कंप्लीट हो गया बेटा। अब आते हैं अचर की तरफ। अचर क्या है? इसकी परिभाषा कक्षा 6 में आपने पढ़ी थी कि वे राशियां या वे संख्याएं जिनका संख्यात्मक मान विभिन्न परिस्थितियों में नहीं बदलता है, यानी नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, नहीं बदलता है, अचर संख्याएं कहलाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसी को हम इक्वेशन थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अनुसार अचर के यहां के लिए क्या परिभाषा लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे? अपरिवर्तनशील। आ माने गणित में नहीं होता है। अपरिवर्तनशील यानी जिसका परिवर्तन ना हो, अपरिवर्तनशील राशि को अचर कहते हैं। अचर को हम ए बी सी के डैश डैश इन संख्याओं से, इन अक्षरों से लिखते हैं। यह बात थी बेटा इक्वेशन ऑफ थ्योरी के अंतर्गत चर तथा अचर की। अब इसी के बाद बात आती है फलन की। फलन की अंग्रेजी फंक्शन होती है, FUNCTION। फंक्शन मीन्स फलन होता है। अब हम आपको लिमिट, कंटिन्यूटी, सीमा और सतता अध्याय जब पढ़ाएंगे वहां पर हम फलन के प्रकार पढ़ाएंगे। फलन दो प्रकार का होता है, परिभाषित फलन, अपरिभाषित फलन। परिभाषित को अंग्रेजी में डिफाइंड फंक्शन कहते हैं, अपरिभाषित को अंग्रेजी में अनडिफाइंड कहते हैं। जब सतत की बात आती है तो परिभाषित को हम कॉन्टिन्यूअस फलन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, सतत फलन पुकारते हैं, और अपरिभाषित को हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन अथवा असतत फलन बुलाते हैं। यहां पर हम फलन की परिभाषा सीखने जा रहे हैं, फिर इसके प्रकार अगले चैप्टर में सीखेंगे, क्योंकि एक थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंतर्गत चर, अचर, फलन, समीकरण, फिर आएंगे हम बहुपदी समीकरण। बहुपदी समीकरण के बाद हम आएंगे द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण की परिभाषा, उसका सूत्र, उसकी प्रकृति, उसके मूलों और गुणांकों में संबंध, इतना पढ़ने के बाद तब हम सवाल हल करेंगे। देखिए बेटा, फलन किसी चर राशि के पदों में व्यक्त किया गया व्यंजक क्या कहलाता है? फलन कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। और इसके दो प्रकार होते हैं, डिफाइन, अनडिफाइन। वो हम सीमा सत्तम पढ़ाएंगे, हमने बता दिया अभी आपको। अब
चर राशि क्या है? एक्स और वाई। चर अचर की परिभाषा आपको हम बता चुके हैं। बताए बेटा, ये आपका चर राशि के पदों में व्यक्त किया गया व्यंजक क्या कहलाता है? फलन कहलाता है। तो ये देखिए एक व्यंजक है, किस राशि में है? चर राशि में है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये एक फलन है। लाग एक्स बेसी लघुगुण की फलन है। 2x माइनस 1 बीजगणितीय फलन है, ये भी बीजगणितीय फलन है। अगर आपको कहीं पर हम ये लिख दें e की पावर x तो ये एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, चरघातांकी बन जाएगा। तो ये सब आपको क्या कहलाते हैं बेटा? फलन कहलाते हैं। किसमें? चर राशि में। किसी चर राशि के पदों में व्यक्त किया गया व्यंजक क्या कहलाता है? फलन कहलाता है। फलन के बाद अब हम समीकरण लिखेंगे। किसी बहुपद को समीकरण, किसी बहुपद को मान लिया हमने बहुपद एफ है, इसको हमने किसके बराबर मान लिया? शून्य के बराबर मान लिया। तो ये जो बहुपद होगा हमारा एफ इस समीकरण में बदल जाएगा। जैसे सब उदाहरण के बतौर एफ बराबर कहीं पर दिया है, आप एक फलन को ले लीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसमें हमने एफ के बराबर क्या पुटअप कर दिया? 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, या इसको अपनी तरफ बेटा लिखेंगे हम, क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। ये देखिए कि इक्वेशन का रूप बन गया, क्योंकि इस थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं हम। किसकी? समीकरण का, सिद्धांत सीख रहे। तो एक समीकरण बन गया। इसी की हमने समीकरण की परिभाषा लिखाई आपको है कि यदि किसी बहुपदी फलन को या केवल बहुपद को एफ बराबर 0 रखने पर प्राप्त फलन क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। अब जब समीकरण हो गया तब अब हम क्या पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण। क्या पढ़ेंगे बेटा? द्विघात समीकरण। इसको आपने हाई स्कूल में पढ़ा है, थोड़ी सी व्याख्या भी करते हैं। ऐसा द्विघाती शून्यक बहुपद, शून्यक बहुपद होना चाहिए। बहुपद तो हो, बहुपद का शाब्दिक अर्थ बहुत पदों से होता है, बहुत पदों से, या एक से अधिक, एक या एक से अधिक पदों को क्या कहा जाता है? बहुपद। जाति भाषा में उसे क्या कहेंगे? बहुत से पदों को बहुपद। तो वे बहुपद होने कैसे चाहिए? शून्यक, शून्य के बराबर होना चाहिए। ऐसा द्विघाती शून्यक बहुपद जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में हो, 0 के रूप में हो, और उसके दो हल हों। कितने हल हों बेटा? 2 हल हों। तो ऐसा द्विघाती शून्यक बहुपद द्विघात समीकरण कहलाता है। अथवा छोटी परिभाषा, ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाएगा। जो समीकरण जितने घात का होता है उसके उतने ही हल होते हैं। हल मीन्स मूल, मूल मीन्स मान, रूट, तो 2 हल होंगे। अब जब ये बन गया तो इसके 2 हल होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। अब इसकी प्रूविंग चलेगी। किसकी? अब ये धराचार तो रहा नहीं, इसका नाम बदल गया, द्विघाती सूत्र हो गया। द्विघाती सूत्र क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इस द्विघात समीकरण की सहायता से इस द्विघाती सूत्र का हम निगमन करेंगे अगले लेक्चर में। निगमन करने के उपरांत इस द्विघाती सूत्र के मूलों का योगफल और गुणनफल तथा मूलों और गुणांकों के बीच संबंध, इतना पढ़ने के उपरांत फिर हम अपने समीकरणों को हल करेंगे। ठीक है बेटा, आज इतना ही पढ़ाएंगे।